तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था निर्देशांक ज्यामितीय अध्याय, और निर्देशांक ज्यामितीय अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया है। निर्देशांक ज्यामिति में हमने पढ़ा है कि जब कार्तीय तल में, सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि अक्ष क्या होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष क्या होता है, धनात्मक एक्स अक्ष, ऋणात्मक एक्स अक्ष, धनात्मक वाई अक्ष और ऋणात्मक वाई अक्ष। फिर हमने पढ़ा जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष को किसी तल में निर्देशित दिखाते हैं तो उससे उस तल का वो तल चार भागों में विभक्त होता है, तो उन चारों भाग का नाम क्या होता है। तो उन चारों भागों को हमने चतुर्थांश कहा था, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ। मतलब फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है। उसके बाद हमने मूल बिंदु के बारे में समझा था। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, और वहां से जीरो से हम संख्याएं लिखना शुरू करते हैं, निर्देशांक लिखना शुरू करते हैं, और हर इकाई दूरी पर हम निर्देशांक को दर्शाते हैं। धनात्मक एक्स अक्ष में धनात्मक निर्देशांक और ऋणात्मक एक्स अक्ष तरफ ऋणात्मक निर्देशांक। ठीक है। एक्स अक्ष में दाहिनी तरफ धनात्मक और बाईं तरफ ऋणात्मक होता है मूल बिंदु से, और वाई अक्ष में मूल बिंदु से ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। ये सब हमने समझ लिया था। फिर हमने पढ़ा था कि कार्तीय तल में जब कोई बिंदु दिया हुआ हो तो उसका निर्देशांक कैसे लिखते हैं, वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर कोई निर्देशांक दिया हो तो उस बिंदु को कार्तीय तल में हम कैसे दर्शाते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया था। तो इतना ही हमें 9th क्लास में निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे का अध्याय है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, तो आपने पिछले अध्याय में, पिछली कक्षाओं में पढ़ा है एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का क्या मतलब है? तो सबसे पहले आपने जब बहुपद चैप्टर पढ़ा तो बहुपद में हमने देखा था कि रैखिक बहुपद क्या होता है और द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघाती बहुपद क्या होता है। तो ऐसा बहुपद जिसका घात एक हो उसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, और उसी बहुपद का जब समीकरण बनेगा तो उसको रैखिक समीकरण कहेंगे। मतलब इसमें जितने भी चर होंगे उन सब के घात क्या होंगे? एक होंगे। अब इसमें आता है एक चर वाला समीकरण, दो चर वाला समीकरण, आगे आप पढ़ोगे तीन चर वाले समीकरण भी होते हैं, चार चर वाले समीकरण भी होते हैं। अब चर और अचर क्या होता है ये भी आपने बहुपद वाले चैप्टर में पढ़ा था। अचर वो संख्या होती है जिसका मान फिक्स है कि इसका मान 5 होगा, 6 होगा, फिक्स रहता है। जैसे 5, 6, 7, 8 वास्तविक संख्या है, ये अचर है। और चर संख्या है, वो चर जो राशि है वो ऐसी राशि है जिसका मान कुछ भी हो सकता है, प्रश्न के आधार पर कुछ भी अदल बदल हो सकता है, उसको कहते हैं चर। चर मतलब जो बदल सकता है, चर है। और अचर मतलब जो फिक्स है। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है। अब देखो एक चर वाला समीकरण। अब समीकरण क्या होता है? समीकरण कोई भी ऐसा बहुपद जिसके बराबर में कुछ लिखा हो, जैसे x बराबर 5, तो ये एक समीकरण हो गया। ठीक है। मतलब बराबर के दोनों तरफ, अब पहचानने के लिए जस्ट बता रहा हूँ, ये कोई परिभाषा नहीं है, कि बराबर के दोनों तरफ अगर लिखा हुआ है तो उसको समीकरण कहेंगे हम। ठीक है। कैसे, वो देख लो। जैसे कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे मानकर चलिए x माइनस 1 बराबर 0, ऐसा लिखा है। तो देखो बीच में क्या है, ये बराबर है, और इसके दोनों तरफ कुछ लिखा हुआ है, कुछ व्यंजक लिखा हुआ है। इधर x माइनस 1 लिखा हुआ है, इधर 0 लिखा है। तो ये पूरा x माइनस 1 बराबर 0 क्या हो गया? एक समीकरण है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एक समीकरण है। x माइनस 1 बराबर 0 क्या हो गया? एक समीकरण है। तो इसी तरह से बराबर के दोनों तरफ अगर कुछ लिखा हुआ हो तो उसको हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। ठीक है। तो इतना आपने समझ लिया। चर और अचर भी हमने पहले समझा दिया था आपको। तो जैसे हमने कहा था कि देखो x माइनस 1 बराबर 0, ये क्या है? समीकरण है। अब इसमें कितने चर हैं ये बताओ। तो चर आप देखकर पहचान सकते हो। इसमें x क्या है? चर है, इसका मान निकाला जाएगा इस समीकरण का हल करके। ठीक है। तो चर क्या हो गया? x। इस समीकरण में कितने चर हैं? एक। इसी तरह से ऐसे समीकरण का हल करना आपने पढ़ लिया है। इसको कैसे हल करेंगे? x माइनस 1 बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा 0, और इधर माइनस में है 1 तो इधर दूसरे साइड जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस में 1 हो जाएगा। तो 0 प्लस 1 मतलब x बराबर 0 प्लस 1 कितना होगा? 1। यानी कि x का मान इस समीकरण के लिए क्या आ गया? 1। और इसको क्या कहते हैं?
x का मान हमने जो निकाला है x बराबर 1, यही क्या है, समीकरण का हल है। ये क्या है, ये समीकरण का हल, या फिर इसी को क्या कहते हैं, इसका मूल। समीकरण का क्या कहते हैं, मूल। ठीक है, समझ में आ रहा है, समीकरण का हल अर्थात समीकरण का मूल, इसी को क्या कहेंगे, आप इसको लिखते जाना। ठीक है, यही क्या है, समीकरण का मूल क्या है, x बराबर 1, यही। ठीक है, समीकरण का हल कहते हैं या समीकरण का मूल भी इसी को कहते हैं। अब देखो इस x बराबर 1 जो निकला है, अब ये हमारा समीकरण था x माइनस 1 बराबर 0। इस समीकरण में अगर x का मान जो हमें इधर आया है हल में, इसको अगर आप इसमें रखोगे तो बराबर के दोनों तरफ की संख्याएं बराबर हो जाएंगी। ठीक है, मतलब उसको संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कैसे चेक करो, देखो x माइनस 1 बराबर 0, ये हमारा समीकरण था। हमें x बराबर हल क्या प्राप्त हुआ या समीकरण का मूल क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 1। यानी कि इसमें x के जगह पे अगर 1 रख दोगे तो ये बराबर के दोनों तरफ की संख्याएं बराबर इक्वल हो जाएंगी, मतलब वो संतुष्ट करेगा उसको। देखो x की जगह पे 1 रखा और ये माइनस 1 पहले से था, बराबर 0, और 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0। तो इसको समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो हर समीकरण का हल उस समीकरण को संतुष्ट करता है, या हर समीकरण का मूल उस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। अगर मान लो कि किसी समीकरण को आपने हल किया और बाद में उत्तर निकाला और वो उत्तर सही है या नहीं अगर आपको चेक करना है, तो इस मान को वापस से आप समीकरण में रख कर देखो, उससे जो दूसरे साइड जो बराबर के दूसरी साइड जो संख्या है और इसके हल करने मान रखने से जो बराबर के इस साइड जो संख्या आएगी वो दोनों इक्वल हो जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मतलब आपने जो यहाँ ये हल निकाला है वो सही है। ठीक है, तो ये तो था एक चर वाला समीकरण। रैखिक का सबसे पहले मैंने आपको मतलब बताया कि ऐसा बहुपद में आपने पढ़ा था, ऐसा बहुपद जिसका घात एक हो। और बहुपद का घात क्या होता है, उस बहुपद में अधिकतम घात वाले पद का जो घात होता है वही घात क्या कहलाता है, उस पूरे बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, तो इस बहुपद का घात कितना है, तो इसमें अधिकतम घात वाला जो पद है, इसमें अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, घात कैसे चेक करते हैं, चर के घात। तो चर क्या है इसमें, x का घात इसमें कितना है, 1। इसमें कितना है चर का घात, इसमें x तो है ही नहीं, यानी कि x के पावर 0 है। x का पावर 0 क्या हो जाता है, 1। तो 3 गुना 1 तो वही 3 ही रहेगा, तो कुछ नहीं लिखा है, मतलब उस चर का घात 0 है। इसमें x का घात कितना है, कुछ 1 है। इसमें कितना है, 2 है। तो इस बहुपद का घात कितना हुआ, 2 हुआ। यह आपने पढ़ लिया है, बहुपद वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया था। अगर भूल गए हो तो बहुपद वाला वीडियो फिर से चैनल में होगा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बहुपद का घात हम निकालते हैं। तो जब एक रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, जिस बहुपद का घात एक होता है उसको क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। ठीक है, जिस बहुपद का घात एक होता है उसको क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। और उस रैखिक बहुपद से बने समीकरण को रैखिक समीकरण कहेंगे। अगर बहुपद का घात एक हो तो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, अगर 2 होता है तो द्विघाती कहलाता है, 3 होता है तो त्रिघाती कहलाता है। ये सब हमने पढ़ लिया है बहुपद वाले चैप्टर में। अगर भूल गए हो तो फिर से जाके वीडियो देखो उसका। ठीक है, ये लिख लेना यहाँ पे, बहुपद का घात एक हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद से बने समीकरण को क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो रैखिक समीकरण क्या होता है ये आपने समझ लिया। मतलब उसमें जितने भी चर होंगे उस सब के घात क्या होंगे, एक होंगे, एक से अधिक नहीं होंगे, एक से कम हो सकते हैं, 0 हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक से बड़ा नहीं होगा। तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा, एक होगा। और उसमें जितने भी पद होंगे उसके घात एक, क्योंकि अधिकतम घात जो होता है वही बहुपद का घात होता है। तो उस पूरे समीकरण में चर का अधिकतम घात एक हो सकता है, एक से अधिक नहीं होगा, ऐसा समीकरण। ठीक है, उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। अब देखो रैखिक तो आपको समझ में आ गया कि रैखिक क्या हुआ। रैखिक का मतलब जितना भी चर होगा उस सब का घात एक या एक से कम होगा, क्योंकि उस पूरे बहुपद का घात एक से
कम ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो बहुपद का घात एक है यानी उससे कम वाले ही होंगे बाकी सारे। ठीक। अब दो चर वाले, ये तो स्पष्ट है कि उसमें दो चर होगा। इसमें कितने चर है बताओ? इस समीकरण में x माइनस वन बराबर 0 में एक चर है। कौन सा? x। लेकिन ये आपने पहले की क्लासेस में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे दो चर वाले समीकरण। ठीक है। रैखिक क्या होता है आपको मैंने समझा दिया कि ऐसा बहुपद जिसका घात एक हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, और रैखिक बहुपद से जो समीकरण बनेगा उसको रैखिक समीकरण कहेंगे। अब दो चर, उसमें दो चर होना चाहिए। दो चर वाले कैसे होंगे? जैसे देखो आपको लिखा हुआ है 2x प्लस 5 बराबर 0। इसमें बताओ कितने चर हैं? बताइए चर कितने हैं इसमें? सिर्फ एक ही चर है, दो नहीं। कौन सा चर है? चर कितना है? चर कौन सा है? एक चर है, एक चर। और वो क्या है? एक चर क्या है बताओ? x। ठीक है। और अचर कितने हैं इसमें? 5, 0, 2, ये सब अचर है। चर कितना है? एक ही है। तो ये एक चर वाला समीकरण हुआ, और रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें x का पावर ज्यादा से ज्यादा कितना है? इस पे एक, यहाँ पे एक कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब एक लिखा होता है। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा कितना पावर है? एक। तो एक चर वाला ये रैखिक समीकरण है। अब हमें पढ़ना क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो अभी देखो, जैसे मान लो कि आपको कहा जाए कि भारत और वेस्ट इंडीज का अभी मैच चल रहा है। ठीक है, चल रहा है वाकई में, भारत और वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा है। तो भारत और वेस्ट इंडीज के मैच में दो बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रन बनाए हैं। ठीक है, और उसको गणितीय भाषा में लिखना है। दो बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रन बनाए हैं, लेकिन दोनों ने किसने कितना बनाया ये आपको नहीं बताया गया है। दो बल्लेबाज हैं, मान लो ये है तुम्हारा रोहित शर्मा, और ये है तुम्हारा है कौन सा? शिखर धवन। ठीक। अब रोहित शर्मा और शिखर धवन ने मिलकर कितने रन बनाए? मान लो कि 76 रन बनाए दोनों ने। ठीक। अब रोहित शर्मा ने कितना बनाया और शिखर धवन ने कितना बनाया ये हमने आपको नहीं बताया है, लेकिन इन दोनों ने मिलकर 76 रन बनाया है। ठीक है। इसको एक समीकरण के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? रोहित शर्मा का रन प्लस शिखर धवन का रन बराबर कितना हो जाएगा? 76। यही हो गया ना। अब बताओ इसमें चर कितने हैं? देखो एक आर और एक एस, दोनों क्या हो गए? चर हो गए। आपको नहीं पता है कि ये कितना बनाया और ये कितना बनाया, वो बाद में किसी तरीका से निकाला जाएगा, बाद में इसका मान निकाला जाएगा। अभी तो नहीं पता है ना कि रोहित शर्मा ने कितना बनाया और इसने कितना बनाया। तो ये क्या है? चर है। ठीक है, आया समझ में? दो चर आर और एस बराबर 76। तो इसी तरह से सामान्य रूप से यह प्रक्रिया, यह परंपरा चली आ रही है कि दो चर वाले समीकरण में सामान्य रूप से हम एक्स और वाई लेते हैं, जो एक्स और वाई अक्षर से दिखाते हैं। जैसे आपका एक समीकरण दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर 10। अब बताओ क्या ये समीकरण है? बिल्कुल समीकरण है, बीच में बराबर है, दोनों साइड कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, यानी कि ये समीकरण है। अब कितने चर हैं इसमें बताओ? तो यहाँ पे एक x है और एक y है, तो कितने चर हो गए इसमें? कितने चर हुए? इसमें दो चर हैं। दो चर हैं, कौन कौन से? एक चर x है और दूसरा चर y है। ठीक। और क्या ये रैखिक है? तो देखो चर का पावर देख लो, इस चर का पावर कितना है? एक। इस चर का पावर कितना है? एक। मतलब दोनों का एक है, एक से अधिक तो नहीं है ना। ये भी रैखिक हुआ। ठीक है। तो रैखिक और दो चर वाले रैखिक समीकरण ये हो गया आपका। आया समझ में? तो इस समीकरण को क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। और ये क्या था? एक चर वाला समीकरण। अब देखो इसका अगर आपको हल निकालना है, इसका मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस समीकरण का हल करना है तो कैसे करेंगे? 2x बराबर 0 माइनस 5। अब 0 माइनस 5 समझाने के लिए लिख रहा हूँ, डायरेक्ट माइनस 5 भी लिख सकते हो। मतलब 2x बराबर -5, मतलब x बराबर -5 बट्टे 2। ये हो गया क्या आपका समीकरण का हल, या फिर समीकरण का मूल। चर का जो मान निकालते हैं उसको समीकरण का हल या समीकरण का मूल कहते हैं। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? चलिए इसको मिटाता हूं। ये जो है चर का जो हमने मान निकाला, इसको क्या कहते हैं? समीकरण का हल अथवा समीकरण का मूल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं?
समीकरण का हल या इसी को क्या कहते हैं, समीकरण का मूल भी कहते हैं इसी को। ठीक है, मतलब जो चर था उसका वो मान जिसको रखने से ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। संतुष्ट हो जाए मतलब बराबर के दोनों तरफ की संख्याएं बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं, दोनों तरफ की संख्याएं समान हो जाएं। जैसे x का मान हमने क्या निकाला, 5 -5/2। अब इस समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में हमारा चर किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में ना, लेफ्ट हैंड साइड और दोनों राइट हैंड साइड, दोनों साइड जो भी व्यंजक लिखा रहेगा उसमें इस चर का मान रखने से दोनों तरफ की जो दोनों तरफ का जो हल करके मान आएगा वो दोनों बराबर हो जाना चाहिए। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2x + 5। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होता है, तो बराबर के बाई तरफ वाले को लेफ्ट हैंड, बाई साइड, लेफ्ट मतलब बायां और राइट मतलब दायां, तो बराबर के बाएं तरफ वाले को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और बराबर के दाहिने तरफ वाले को राइट हैंड साइड। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में बाएं हाथ की तरफ क्या लिखा हुआ है, 2x + 5। अब इसमें ये वाला मान रख दो, रखो 2 और x की जगह पे क्या था, -5/, और प्लस। अब इसको हल करो, ये प्लस है, अब ये तो इधर प्लस और माइनस को हमने क्या कहा था, एक आड़ी होता है, और ये गुना, तो इस दो और ये दोनों गुना में है आपस में, तो ये दोनों कट सकते हैं, 2 से 2 कट गया, इधर क्या बचा -5 और इधर क्या बचा हुआ है +5, और -5 और +5 क्या होता है, -5 + 5 0 हो गया। ठीक, ये दाहिने बाएं तरफ था, और दाहिनी तरफ क्या है देखो, दाहिनी तरफ तो 0 है ही, तो यहाँ से देखो बायां तरफ वाला और दाहिने तरफ वाला बराबर है कि नहीं, तो इसका मतलब जो हमने ये हल निकाला था वो सही था। तो जब बाएं तरफ का मान और दाहिनी तरफ का मान दोनों इक्वल हो जाएं बराबर, तो इसका मतलब ये जो बराबर का निशान है ये संतुष्ट हो रहा है कि हम जो लिखे हुए हैं हमारे बाएं तरफ और दाहिनी तरफ दोनों चीजें बराबर है। इसीलिए ये साइन उसी के लिए दिया जाता है ना कि इधर जो लिखा हुआ है वही इसके बराबर है। उससे जो मान हमने निकाला वो अगर इसको बराबर कर दे रहा है तो इसका मतलब ये समीकरण संतुष्ट हो जा रहा है कि हाँ हम संतुष्ट हैं। ये बराबर का चिन्ह जो है अपने आप को संतुष्ट मान रहा है कि चलो भाई हम ठीक जगह पे लगे हुए। ठीक है, तो इस तरह से कहते हैं समीकरण का हल या समीकरण का मूल उस समीकरण को संतुष्ट करता है, मतलब बराबर को अब कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम सही जगह पे लगे। तो इसको कहते हैं। अब समीकरण का हल कैसे करते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं जो आप जानते हो, 2-3 नियम होते हैं। क्या क्या, कि किसी भी समीकरण के बाईं तरफ और दाहिनी तरफ आप कोई भी समान संख्या जोड़ या घटा सकते हो। ठीक है, कैसे वो मैं करके दिखाता हूँ। एक सेकंड रुक जाइए, मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए, जैसे हमने एक समीकरण लिया, x + y = 12। ठीक है, ये एक समीकरण है। अब इसमें क्या होते हैं नियम, कि इस समीकरण का बायां तरफ और दाहिना तरफ कहाँ से देख चेक करते हैं, बराबर के बाईं तरफ वाले को कहते हैं समीकरण का बायां साइड, और बराबर के दाहिनी तरफ वाले को कहते हैं समीकरण का दाहिना साइड। ठीक है, तो बायां साइड और दाहिना साइड कैसे डिसाइड होता है, बराबर चिन्ह से डिसाइड होता है। ठीक है, ये समझ गए आप। अब देखो, तो किसी भी समीकरण, वैसे आपने ये पढ़ा होगा पहले की क्लास में भी, लेकिन चलो एक बार देख लेते हैं। किसी भी समीकरण में इसके बाईं तरफ और दाहिनी तरफ समान संख्या जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिख लेते हैं, समीकरण के दोनों ओर समान संख्या जोड़ा या घटाया, लिखते हैं जोड़ने या घटाने से
जोड़ने या घटाने से समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा हल निकल आता है। मतलब समीकरण के बाएं दोनों तरफ कोई भी संख्या जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और एक और चीज, पहली बात ये, अब देखो दूसरी बात, ये जोड़ घटाव का तो हमने कर लिया, अब गुना भाग का कर लिया। तो गुना भाग में क्या होता है कि समीकरण के दोनों ओर मतलब तो समझ गए हो आप, बायां और दायां, बराबर के बाहिना, बायां और दाहिना दोनों ओर शून्येतर, शून्येतर, शून्येतर का मतलब क्या होता है, शून्य से इतर, मतलब शून्य को छोड़कर, इसका मतलब भी लिख देता हूं कोष्ठक में। शून्येतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर, ठीक है, शून्येतर का मतलब शून्य को छोड़कर, शून्य से इतर, शून्येतर का मतलब शून्य से इतर, जैसे आप संधि समास पढ़ते होगे ना, उसमें शून्येतर समास वाला शब्द, शून्य से इतर, शून्य को छोड़कर, ठीक है। कोई भी संख्या समान संख्या से, तो दोनों तरफ अगर दो से कर रहे हैं तो दो से ही, ऐसा नहीं कि एक साइड दो से कर दिया एक साइड तीन से कर दिया, समान संख्या से गुणा अथवा भाग देने पर समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये लिख लीजिए आप, ठीक है। ये पढ़ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब क्या हुआ कि किसी भी समीकरण के दोनों तरफ किसी भी समान संख्या से, जैसे x प्लस वाई बराबर 12 था, तो x प्लस वाई बराबर 12 है, तो आप इसमें दोनों साइड मान लो हमको 100 जोड़ना है, तो इधर 100 जोड़ा तो इधर भी 100 ही जोड़ेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर मान लो कि x प्लस वाई बराबर 12 है, अगर इधर 1/2 से गुना कर दिया तो इधर भी पूरे को 1/2 से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब समान संख्या, अगर 1/2 से गुना किया तो इधर भी 1/2 से, अगर मान लो यहाँ 1/2 से गुना का मतलब हुआ 2 से भाग देना ही हुआ, मान लो इधर 5 से गुना किया तो इधर भी पूरे व्यंजक को 5 से गुना करेंगे, ऐसा नहीं कि खाली x को कर दिया इधर, अगर इधर पूरे को किया है 12, इधर सिर्फ एक ही था 12 ही था, तो उसको किया, तो इधर भी इस पूरे, इधर जो व्यंजक लिखा है इस पूरे व्यंजक को किसी से गुना या भाग करेंगे, इधर पूरे व्यंजक को किसी संख्या से गुना या भाग करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जोड़ तो मान लो यहाँ जोड़ लिखे, इस पूरे में ही जुड़ना हुआ ना, 100 जोड़ा मतलब पूरा में जुड़ा, इधर 100 जुड़ा, तो या फिर घटाने से, तो किसी भी संख्या से समान संख्या होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर 50 जोड़ दिया और इधर 100 जोड़ दिया, या इधर 20 घटा दिया इधर 30 घटा दिया, तब गलत हो जाएगा। सेम संख्या से दोनों तरफ जोड़ करेंगे तो जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे तो घटाव करेंगे, दोनों तरफ, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। आ गया होगा समझ में, मुझे लगता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। इस सब का उपयोग हम करेंगे कब, जब हम प्रश्नों का हल निकालेंगे। सबसे पहले आप रैखिक समीकरण का उदाहरण अब चलिए और देखते हैं। वैसे तो अपने रैखिक समीकरण होता क्या है आपने समझ लिया है। अब देखो, जैसे आपके पास लिखा हुआ है s प्लस बराबर, क्या ये रैखिक समीकरण है, इसमें चर क्या है सबसे पहले पहचानो, तो s, ये s है, ठीक है, ये s है, ठीक, ये s प्लस 2 बराबर 3, इसमें चर क्या है, एक ही चर है, इसमें रैखिक है, हाँ, क्योंकि इसमें जो चर है उसका पावर एक है, एक से अधिक पावर नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम एक पावर रहेगा तो चर रैखिक कहा जाएगा, ठीक है, तो ये रैखिक है, ठीक है। चर कितना है, एक चर है, ठीक, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया ये।
उसी तरह से मान लो, तो हाँ, एक चीज मैं ये बताना चाह रहा था कि सामान्य रूप से चर को लिखने की परंपरा, ये मतलब सभी लोग ऐसा ही लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई दूसरा लिखेगा तो एक्स लिखते हैं चर के लिए। दो चर वाला जब लिखते हैं तो एक्स और वाई लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा अक्षर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। पी और पी भी लिख सकते हैं, जो भी आपको मन में आए, क्यू और आर भी लिख सकते हैं, पी और क्यू भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन सामान्य रूप से लिखने का परंपरा है, हर जगह आपको ऐसा ही लिखा दिखेगा कि एक्स और वाई में लिखा रहेगा। जब दो चर उपयोग किए जाएंगे, एक चर उपयोग किया जाएगा तो एक्स लिखा रहेगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। आपके सवाल में दूसरा भी आए तो आप उसको समझ सकते हैं कि हाँ चलो ये भी ठीक है, ये चर है, टी लिखा रहे, पी लिखा रहे, अंग्रेजी का कोई भी अक्षर लिखा हो सकता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन सामान्य रूप से ये सभी लोग ऐसे ही लिखते हैं, सभी किताबों में भी एक्स और वाई ही जनरली यूज किया जाता है सामान्य रूप से, ठीक। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो एक बात ये हो गई, ठीक। अब देखो, अब आगे क्या करना है हमें। अब देखो, अब इसका स्टैंडर्ड जो लिखने का तरीका है वो मैं आपको समझाता हूँ, ये समझो। जैसे हमने एक समीकरण लिया था, एक्स प्लस बराबर, 12 लिख दिया मैंने, एक्स प्लस वाई बराबर 12, चलिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, देखिए मैंने आपको पहचानना तो आपको सिखा दिया है, ठीक है, कि दो चर वाला क्या होता है, एक चर वाला क्या होता है, रैखिक क्या होता है, ये सब तो आपने सीख लिया है। अब देखो दूसरी चीज क्या, देखो कुछ उदाहरण आपको दिखाता हूँ। समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर 12, या फिर ऐसा लिखा हो 2t प्लस p बराबर 5। देखो इसमें चर क्या है, t और p है, दो चर है, रैखिक समीकरण ही है। या फिर देखो पाई एक्स प्लस √3 y बराबर 3। ये भी इसमें बताओ कितने चर हैं, x और y दो ही चर हैं। आप कहोगे पाई क्या है, तो पाई को हमने पढ़ाया है, ये एक वास्तविक संख्या है जो कि अपरिमेय होता है, और इसका मान लगभग 22/7 होता है। 22/7 लगभग, पूरा 22/7 नहीं। अगर 22/7 बराबर हो जाएगा तो ये अपरिमेय कैसे रहेगा, तो परिमेय से 22/7 तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया, जहां पर क्यू जीरो भी नहीं तो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो लगभग 22/7 के बराबर होता है, पक्का पक्का 22/7 नहीं होता है। और पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन वास्तविक, परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्या, तो ये चर नहीं है, अचर है। वास्तविक संख्याएं अचर हुए, चर क्या है इसमें, दो है, एक्स और वाई, तो ये भी हो गया। उसी तरह से मान लो √3 - 2y बराबर -3, √3x, ठीक। 2x माइनस 5/2y इक्वल टू -7/, ये सभी क्या है, ये सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण है। कैसे पता चलेगा, देख लो, सबका घात, जितने भी चर हैं इसके घात की क्या है, एक से अधिक है क्या किसी के, नहीं। टी का पावर क्या है, एक है। पी के पावर क्या है, एक है। एक्स के पावर क्या है, एक है। वाई के पावर क्या है, एक है। इसमें देखो एक्स का पावर एक है, वाई का पावर भी एक है, तो ये सभी क्या है, चर हैं। घात कितना है इन सभी का, एक, ठीक है। ये सभी क्या है, एक घात वाले हैं, यानी कि रैखिक हैं। अब चर कितना है इसमें सब में देख लीजिए, तो सबका चर कितना है, सब में दो दो चर हैं, तो ये सभी क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है। दो चर वाले सभी रैखिक समीकरण है। कैसे पहचाना, तो वो हमने आपको बता दिया कि इसको कैसे पहचानते हैं। सबका पावर देख लेंगे, पावर सबका एक है, यानी कि रैखिक है। अब देखो चर कितने हैं, गिन लेंगे कि चर कितने हैं, तो दो हैं, दिख ही रहा है, तो दो चर वाले रैखिक है। अब इसको देखो, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कि x प्लस वाई बराबर 12 है, तो इसको हम x प्लस वाई -12 बराबर 0 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। अभी क्या कर सकते हैं, इसको, इन्हीं समीकरणों को आप
कैसे लिख सकते हो? ये जो x प्लस वाई बराबर 12 लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई, और इस 12 को इस तरफ लाएंगे। इस तरफ लाने का मतलब इधर 12 क्या था, प्लस में था, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये सब तरीका है क्या समीकरण को हल करने का। -12 बराबर 0, इधर क्या बचा 12, जब इधर से इधर आ गया तो और कुछ इधर बचा नहीं, तो 0। उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं क्या, 2t प्लस p, और इधर प्लस में 5 है तो बराबर की इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0। ये सब समझ लीजिए, तरीका है लिखने का समीकरण को, ऐसा कर सकते हैं आप। इधर क्या था, पाई एक्स प्लस √3y बराबर 3 था, तो इसको 3 को अगर हम इस तरफ लाएंगे, सबको क्या कर रहे हैं, बराबर सारे चीजों को बराबर के एक साइड ला रहे हैं। -3 बराबर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इधर देखो √3x-2y, और इधर क्या है -3 है, तो बराबर के दूसरे देखो, ये जान लो, अगर इधर माइनस में रहेगा तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर प्लस रहेगा इधर आएगा तो माइनस होगा, इधर माइनस रहेगा, मतलब जब ही बराबर जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर जैसे पार करेगा उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर माइनस में तो प्लस हो जाएगा, प्लस में तो माइनस हो जाएगा, गुना में है तो भाग हो जाएगा, भाग में है तो गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इधर -3 था तो इधर क्या आ जाएगा, +3 बराबर 0, इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो ये बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 7/2 था। ठीक, इसको 2x माइनस 5/2y, ये तो बाई तरफ पहले से है, 2x माइनस 5/2y, और बराबर की दूसरी साइड क्या है, -7/2। अब इसको अगर बराबर के इधर लाना है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऐसा होता है। 7/2 बराबर 0, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो सभी समीकरणों को आप हम इस रूप में लिख सकते हैं। और इसको देखो जनरल, अगर देखो सबको देखो, इधर एक चर है, इधर कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 1 लिखा, 1 तो होगा, 1 × x, इधर कुछ नहीं है यानी 1 × y। तो एक वास्तविक संख्या है गुना चर प्लस या माइनस, फिर दूसरा वास्तविक संख्या गुना चर प्लस या माइनस एक और वास्तविक संख्या, यही लिखा हुआ है। इसमें भी देखो, एक वास्तविक संख्या 2 गुना एक चर प्लस, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है यहाँ पे, फिर दूसरा वास्तविक संख्या गुना चर इंटू है माइनस या प्लस वास्तविक संख्या। तो इन सबको जनरल रूप में अगर ऐसा लिखा जाए, a × x प्लस b × y प्लस c बराबर 0, इसी रूप में सभी लिखे हुए हैं। a की जगह पे कुछ है, b की जगह पे कुछ है, c की जगह पे कुछ है, और दो चर हैं। यहाँ पे हमने सामान्य रूप से x और y चर लिया है, कहीं पे t p कुछ भी है, जैसे इस समीकरण में t और p है। x और y लिखने का हमारा सामान्य सा मतलब है कि x और y इस दोनों जगह पे कोई चर होंगे, और a b इसके साथ यहाँ पे साथ में दिया रहेगा कि यहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो ये हो गया जनरल रूप, सामान्य रूप दो चर वाले रैखिक समीकरण का, कि कोई भी समीकरण जो इस रूप में लिखा गया हो, लिखा जा सकता हो, उसको क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण को सामान्य रूप से इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसके अलावा और भी किसी भी रूप में, जैसे x + y = 12 लिखा हुआ था, ये भी एक तरीका है। ऐसा भी लिखा जा सकता था, x = 12 - y, क्या किया, इस y को इधर ले आया, इधर प्लस में y था इधर माइनस, ये भी ऐसा भी लिखा है। लेकिन कैसा भी लिखा रहे, उसको इस तरह से लिखा जा सकता है। इसी को क्या करेंगे, x और इस सबको एक तरफ ले आएंगे, तो ये माइनस में y था तो इधर प्लस में y हो जाएगा, इधर प्लस में 12 है तो माइनस में 12 हो जाएगा, बराबर 0। यही चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। वैसे आपको सवाल में किसी भी रूप में दिया हुआ हो, लेकिन इस रूप में हम उसको व्यक्त कर सकते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण को, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और एक्स और वाई क्या है, चर है। इस दोनों जगह पे जरूरी नहीं कि एक्स और वाई ही हो, टी पी कुछ भी हो सकता है दिए गए समीकरण में, लेकिन समझने के लिए कि ये दोनों चर रहेंगे और बाकी ए बी और सी की जगह पे कोई वास्तविक संख्या होगी, तो उसको कहते हैं, ये सामान्य रूप से लिखने का तरीका है। कोई भी समीकरण जो इस रूप में लिखा हुआ हो, उसको क्या कहते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो भी आप लिख लीजिए। एक चीज और, ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए तथा बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये तो चढ़ ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 से इसमें गुना होगा खत्म, या बी 0 हो जाएगा तो ये खत्म, तो एक ही दोनों 0 हो जाएगा तो समीकरण ही खत्म। और अगर एक 0 हो जाएगा तो एक चढ़ वाला बचेगा, दो चढ़ वाला तो नहीं रहेगा। चलिए, इस परिभाषा को आप लिख लीजिए।
ऐसा समीकरण, सेम चीज जो मैंने वहां समझाया उसको लिखवा रहा हूं, जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके। जहां a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं और a तथा b शून्य नहीं है, ये हो लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, शून्य नहीं है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। ऐसा समीकरण जिसे इसके रूप में व्यक्त किया जा सके जहां a तथा b वास्तविक संख्या है और a b शून्य नहीं है, तो उस समीकरण को, ठीक है, समीकरण लिखा है वो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। समझ में आया? अब दो चर वाला रैखिक समीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चर को क्या कहते हैं? वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन EQUATION इन टू VARIABLE टू वेरिएबल। देखो, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक, लीनियर का मतलब रैखिक, इक्वेशन का मतलब समीकरण, या क्यों लिखते, समीकरण। और टू वेरिएबल, टू का मतलब तो दो होता है, दो वेरिएबल को कहते हैं चर। चर का मतलब वेरिएबल, जो वेरी कर सकता है जिसका मान, तो चर। इन टू वेरिएबल, दो चर में रैखिक समीकरण को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा थ्योरी पार्ट जो था पहले अध्याय को करने के लिए वो हो जाता है यहाँ पर पूरा। अब होगा क्या? सवाल। सवाल कौन सा? देखिए, आपको सबसे पहले समीकरण को पहचानना है और उसके साथ उसका हेर फेर करना आना चाहिए, खेलना आना चाहिए समीकरण के साथ। ठीक है, तो कैसे खेलेंगे दिखाता हूं। जैसे कि सबसे पहला अध्याय, सबसे पहले कुछ अध्याय जो है उसमें क्या है कि आपको समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, और उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है और a b c आपको पहचानना है। ठीक है, तो ये अध्याय आप पहले करेंगे। ठीक है, और जब ये अध्याय आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम आगे दूसरा अध्याय के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये कंप्लीट करना है। कौन सा? प्रश्नावली 4.1 आप करेंगे। उसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है। क्या आसान है? तो आसान ये है कि आपको उसमें सिर्फ पहचानना है, समीकरण आपको दिए हुए हैं और उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है और a b और c को पहचानना है। ठीक है, तो a की जगह पे जो लिखा रहेगा वो a हो जाएगा, b की जगह पे जो लिखा रहेगा वो b हो जाएगा और c की जगह पे जो लिखा रहेगा वो c हो जाएगा। तो इसको आप करेंगे। इसको करने के बाद मैं आपको आगे का बताऊंगा अगली क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक।